Guys, today we are discussing about the magnetic properties of solid. On the basis of magnetic properties, solid are broadly classified into 5 types. First one is diamagnetic, second one is paramagnetic, third one is ferromagnetic, fourth one is antiferromagnetic and फिफ्थ वन इज फेरीमैग्नेटिक। तो इन सब में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहला, जिसे आप कहोगे डायमैग्नेटिक। तो बच्चा पेन और कॉपी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि मैं अभी आपको डेफिनेशन लिखाने जा रहा हूं, तो आप रेडी हो जाओ और लिखने के लिए। डायमैग्नेटिक इज अ सब्सटेंस which are repelled by magnetic field। पहली बात आपने लिख ली, डायमैग्नेटिक वो सब्सटेंस है जो क्या कर रहा है, रिपेल्ड कर रहा है। किसके अगेंस्ट? मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट। याद रखना, क्या कर रहा, रिपेल्ड कर रहा। दूसरी बात, they do not have any unpaired electron, या इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं, they have only paired electron, no unpaired electron are occur in diamagnetic। थर्ड पॉइंट आप याद रखोगे इसका। वो थर्ड पॉइंट क्या है कि दे हैव जीरो डायपोल मोमेंट्स, यानी यहां पे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात कि डायपोल मोमेंट्स इसका जो होगा, जिसे हम लोग डिनोट कर रहे हैं किस फॉर्म से, जीरो के फॉर्म से। एग्जाम्पल के तौर पे हमें लिखना है इसका पहला एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, दूसरा एग्जाम्पल टाइटेनियम डाइऑक्साइड, नेक्स्ट है N2 इन टर्म ऑफ STP। समझते हो आप, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। उसके अलावा वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये सारे एग्जाम्पल हमारे किसके हैं, डायमैग्नेटिक के। लेकिन किसी एटम के अंदर कोई मैग्नेटिज्म आता है, इस बात का पता आपको कैसे चलेगा? इस बात को जानने के लिए मैं सबसे पहले आपको ये बताने जा रहा हूं कि हमारे पास एक एटम है और इस एटम में क्या होता है, मैग्नेटिज्म होता है। तो सर एटम में मैग्नेटिज्म होता है, तो हम तो पढ़े थे सर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, चलो ठीक है, प्रोटॉन होता है, चलो ठीक है, न्यूट्रॉन होता है, वो भी सही है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि ये है इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है? तो इलेक्ट्रॉन सर उसके आगे पीछे घूमता रहता है, किसके, न्यूक्लियस के आगे पीछे। दूसरी बात कि आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो डायरेक्शन होता है राइट टू लेफ्ट, तो करंट का फ्लो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट। वो डिपेंड करता है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो आप यहां देखो इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में, तो करंट का फ्लो क्या होगा, जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। मतलब यहां कौन फ्लो कर रहा है, करंट। रिलेशन निकल गया इलेक्ट्रॉन से किसका, करंट का। और जब करंट का डायरेक्शन हमें पता चल गया, तो करंट में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालने जाएंगे। और इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा रूल बताऊंगा जो आप जानते हो, राइट हैंड थंब रूल। इसलिए क्योंकि इसका फ्लो डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ। अब मेरे राइट हैंड को देखो, इसका थंब किधर जा रहा, ऊपर की तरफ। फिर से देखना मैं क्या बोल रहा हूं कि करंट का फ्लो डायरेक्शन किस तरफ है, मेरी तरफ। आ जाओ जी। और ये किधर जा रहा, ऊपर की तरफ। ऐसा यूज करते हो आप? लाइक करने में नहीं किए हो तो कर देना वीडियो देखने के बाद। दूसरी चीज कि अगर ये थंब ऊपर की तरफ जा रहा, ऑब्वियसली ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण हुआ, इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ। सिर्फ इलेक्ट्रॉन वजह नहीं है, इलेक्ट्रॉन का क्या है, मोमेंट्स रिस्पॉन्सिबल हुआ। इस इलेक्ट्रॉन के मोमेंट्स की वजह से एटम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। तो बच्चों आप याद रखोगे, ड्यू टू मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन द एटम कैन डेवलप मैग्नेटिक बिहेवियर। इसे मैं मिटाने जा रहा हूं और इसके बाद मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा
पहला तो डायमैग्नेटिक और दूसरा जिसे आप कहोगे पारामैग्नेटिक। तो चलते हैं गाइस इस पर डिस्कस करने के लिए, इससे कंपेयर कर लेते हैं। पारामैग्नेटिक आपका आसान हो जाएगा, डायमैग्नेटिक रिपेल्ड होगा किससे? मैग्नेटिक फील्ड से। तो वही पारामैग्नेटिक यहां पे रिपेल की जगह पे क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। किससे? मैग्नेटिक फील्ड से। यहां रिपेल हो रहा, लेकिन यहां पारामैग्नेटिक क्या हो रहा? अट्रैक्ट हो रहा। यहां पे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और यहां पे पारामैग्नेटिक में एटलीस्ट कम से कम एक 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब ये पारामैग्नेटिज्म शो करेगा। तीसरी बात, इसका डायपोल मोमेंट 0 होता है। किसका? डायमैग्नेटिक का। लेकिन पारामैग्नेटिक का डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। तो आप यहां पे लिखोगे नेवर बी 0। किसका? पारामैग्नेटिक का। तो सर यहां भी एग्जांपल लिखा है, तो यहां भी एग्जांपल लिख लो। कौन कौन से एग्जांपल है? वो प्राइम एग्जांपल मैं दे रहा हूं जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं अच्छे मार्क्स के लिए। तो इस एग्जांपल को याद कर लेना बच्चा अच्छी तरीके से। एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं तो यहां पे एग्जांपल हो जाएगा कॉपर, यहां पे एग्जांपल हो जाएगा आयरन, यहां पे एग्जांपल हो जाएगा टाइटेनियम ऑक्साइड और यहां पर एग्जांपल हो जाएगा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो सर यहां पे टाइटेनियम TiO2 लिखिए, यहाँ पे टाइटेनियम ऑक्साइड, तो मैंने लिखा है टाइटेनियम डाइऑक्साइड और ये टाइटेनियम ऑक्साइड। इसको आप ब्रॉड करके रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जांपल से, इसलिए आप इस पे ध्यान दोगे। तो ये दो चीज समझ में आया आपको, डायमैग्नेटिक और पारामैग्नेटिक। आगे जो मैं बात करने जा रहा हूं पारामैग्नेटिक के बारे में, वो ये है कि पारामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जिसमें एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो गाइज अभी जो मैं डिस्कस आपसे करने जा रहा हूं वो क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? वो ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये एक सॉलिड है और इस सॉलिड में एटम्स भरे पड़े हैं और ये जो एटम्स है वो एटम्स में डायपोल मोमेंट्स की तरह ये बिहेव करेगा। मैं कैसे अभी आपको समझा रहा हूं वो किस तरह से होगा। अभी आप देखो कि मैंने किसी मेटल को कंसीडर किया M और ये M nth नंबर इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और ये दो चार्जेस में डिवाइड हो जाता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो कहीं ना कहीं मेटल्स के अंदर क्या डेवलप करते हैं? दो पोल्स डेवलप कर रहे हैं, जिसको आप किस नाम से बुलाते हो? दिस इज कॉल्ड स्मॉल ग्रेन्स। और ये स्मॉल ग्रेन्स क्या है? डायपोल है, दो पोल है। कैसे? यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव। तो जो भी मेटल है इसके अंदर उसमें दो चार्जेस हैं, एक पोल पे पॉजिटिव और एक पोल पे नेगेटिव। लेकिन इसका कोई सिस्टमैटिक वे मैंने अरेंज नहीं किया, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव। लेकिन जैसे आप एक्सटर्नल मीडिया यहां पे अप्लाइड करते हो, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, तो एक्सटर्नल मीडिया के अप्लाइड करने की वजह से इसके अरेंजमेंट में चेंजेस आएगा। अभी मैं मान रहा हूं कि इसके अंदर जो मौजूद मैग्नेटिक फील्ड होगा, कोई ऐसा होगा, कोई ऐसा होगा, कोई ऐसा होगा, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करने के बाद ये क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट है। इस पर जैसे ही मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर रहा हूं, इसकी वजह से इसके अरेंजमेंट में चेंज आएगा और इस अरेंजमेंट को सबसे पहले हम देख रहे हैं फेरोमैग्नेटिक में। सपोज कर लो कि अभी आपका अरेंजमेंट ऊपर नीचे आगे पीछे, लेकिन जैसे ही आपने एक्सटर्नल चार्ज अप्लाइड किया, इस एक्सटर्नल चार्ज अप्लाइड करने की वजह से ये एक अरेंजमेंट में आ जाता है। किस तरह से? तो इस तरह, इस तरह, इस तरह। तो जैसे ही आपने एक्सटर्नल चार्ज अप्लाई किया, पहले कैसा था? ये अलग अलग डायरेक्शन में था, पॉजिटिव उधर, नेगेटिव इधर, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव उधर, पॉजिटिव उधर, नेगेटिव इधर। तो इस डायरेक्शन, ऐसा डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन में था। लेकिन जैसे आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया, लाइक मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के कांटेक्ट में जैसे उसको लगा कि मैग्नेटिक फील्ड आ गया है, तो वो क्या हो गया? एक वेल अरेंजमेंट में आ गया। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बात कर रहा हूं कि किसी हॉस्टल में स्टूडेंट लोग अपना आराम कर रहे हैं, तो कोई मोबाइल देख रहा है, तो कोई तकिए पे लेटा है, किसी का टांग उसके ऊपर चढ़ा है।
अब एग्जाम्पल के तौर पे जो गाइड होते हैं या कोई टीचर या प्रिंसिपल एक बैग वहां पहुंच जाते हैं, तो जैसे पहुंचते हैं सारे लोग एकदम सैल्यूट की तरह खड़े हो जाते हैं एक लाइन से। तो वैसे ही यहां पर भी अरेंजमेंट होगा कि सारे अरेंजमेंट डिफरेंट पड़े हुए हैं, लेकिन मैग्नेट के कारण ये अरेंजमेंट को अपने अरेंज कर लेगा एक डायरेक्शन में। तो एक डायरेक्शन में जैसे ये अरेंज करेगा, तो अब यहां पे बात हुई कि ये अरेंजमेंट तो हुआ कब तक, जब तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। लेकिन नहीं बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड जाने के बाद भी वो उसी अरेंजमेंट में बना रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी वो मैग्नेटिज्म शो करेगा। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूं कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड किया, ये मैग्नेटिज्म बिहेवियर शो करने लगा, और जब मैंने मैग्नेट को हटाया तब भी इसके अंदर मैग्नेटिज्म रहेगा। आप एक काम करना, अगर आपके घर पे कोई मैग्नेट है, उस मैग्नेट को ले लेना और एक आयरन ले लेना, और उस आयरन को उस मैग्नेट के साथ लगा देना और लगाकर रात भर छोड़ देना, ठीक है। दूसरे दिन सुबह उठना और उससे उसको रिमूव कर लेना। किसको? उस आयरन को। और उस आयरन को फिर किसी दूसरे आयरन के साथ तुम टच करके देखना, दे शोज मैग्नेटिक बिहेवियर। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फेरोमैग्नेटिक। लेकिन यहां पर किसके केस में? फेरोमैग्नेटिक के केस में ये अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। क्या याद रखेंगे आप? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करता है कौन? फेरोमैग्नेटिक। और दूसरी चीज कि मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल अप्लाइमेंट था उसको अगर आप रिमूव भी कर देते हो तब भी ये कुछ देर तक खुद ही मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। तो बच्चों अब डिफिनेशन लिखेंगे इसका। इट बिहेव एज अ मैग्नेट आफ्टर रिमूविंग मैग्नेटिक field. They shows a strong attraction. हो गया बच्चा, लिखा गया। नेक्स्ट आएंगे फेरोमैग्नेटिक में मैग्नेटिक मोमेंटम इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहां मैग्नेटिक मोमेंटम जीरो नहीं होगा। किसके केस में? फेरोमैग्नेटिक के केस में। एग्जाम्पल मैंने अभी आपको कहा, ये एग्जाम्पल कौन से होंगे जो आप एक्सपेरिमेंट आज करने जा रहे हो, और वो है पहला आयरन का, दूसरा निकेल और क्रोमियम ऑक्साइड। ये तीन एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं किसमें? फेरोमैग्नेटिक के। और मैं बता दूं आपको, ये सारे प्राइम एग्जाम्पल है, इसमें कोई कंफ्यूजन मत निकालना कि सर तीन याद कर लो। इसके अलावा अगर फेरोमैग्नेटिक के बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फोर्थ वन के ऊपर, तो फोर्थ वन हमारा हो जाता है एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या है? एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो है जिसमें आप फिर से यहां का ही एग्जांपल मैं उठाने जा रहा हूं कि क्या हो रहा है। जैसे ही आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड किया तो इसका जो अरेंजमेंट हुआ वो कैसा हुआ? तो एक तरफ पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। तो आप यहां पे अरेंजमेंट जो देख रहे हो वो अरेंजमेंट आपको कैसा दिख रहा? एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहा है। एक दूसरे को जब ये काउंटर बैलेंस कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? ये अट्रैक्ट या रिपेल? ऑब्वियसली है कि ये रिपेल करेगा। तो ऐसे कंडीशन में ये अट्रैक्ट नहीं करता है बल्कि स्ट्रांगली रिपेल करेगा। किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। दूसरी बात, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन सारे में ये शो क्या करेगा? स्ट्रांगली रिपेल शो करेगा, अट्रैक्ट नहीं। और वो क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके अंदर जो अरेंजमेंट आ गया है डायपोल का, वो कैसा अरेंजमेंट आ गया है? एंटी पैरेलल डायरेक्शन में। अब इस दोनों के अलावा एंटी फेरोमैग्नेटिक में डायपोल मोमेंट्स क्या हो जाएगा? जीरो होगा। एग्जाम्पल है, अगर वो एग्जाम्पल आप याद रख लेते हो तो काफी आसान रहेगा, जिसमें पहला एग्जाम्पल है आपका आयरन ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड। तो ये एग्जाम्पल है किसके?
एंटी फेरोमैग्नेटिक के, एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या है, जैसे ही आपने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड किया ये एंटी पैरेलल डायरेक्शन में अरेंज हो गया और ये स्ट्रांगली रिपेल्ड करेगा किसे, मैग्नेटिक फील्ड को। इन सब के अलावा हम लोग बात करेंगे फेरी मैग्नेटिक के बारे में, जो फिफ्थ वन है। ये फेरी मैग्नेटिक क्या होता है, तो सेम वैसे ही अरेंजमेंट है, लेकिन जैसे ही आपने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड किया तो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड करने के कारण मान के चलो ये दो इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में है, फिर एक इस डायरेक्शन में है। तो इस बेसिस पे अगर मैं देखूं तो मुझे क्या दिख रहा, इस तरह का अरेंजमेंट दिख रहा, लाइक दिस। इस अरेंजमेंट के बेसिस पे ये क्या होगा, अट्रैक्टेड होगा किसकी तरफ, टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैग्नेटिक मोमेंटम इज नॉट जीरो। सर इससे पहले आपने बताया था कि फेरोमैग्नेटिक में भी मैग्नेटिक मोमेंटम क्या था, नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन यहां पर और अगर मैं कंपैरिजन करूं किससे, फेरोमैग्नेटिक से, तो फेरोमैग्नेटिक का जो मैग्नेटिक मोमेंटम होगा वो भी जीरो नहीं होगा और फेरी मैग्नेटिक का भी जीरो नहीं होगा, लेकिन फेरोमैग्नेटिक का मैग्नेटिक मोमेंटम ज्यादा होगा और इसका मैग्नेटिक मोमेंटम कम होगा। किसका कम होगा, फेरी का कम होगा और फेरो का ज्यादा होगा। आप याद रखो, फेरो का जो मैग्नेटिक मोमेंटम होगा वो ज्यादा होगा किससे, फेरी के मैग्नेटिक मोमेंटम से, और इस दोनों का जीरो नहीं होता है, दोनों अट्रैक्ट होते हैं किसकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो ये 5 समझने के बाद अगला जो मैं बात करने जा रहा हूं वो क्या है। हाँ तो चलिए गाइज अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंटम के ऊपर। तो गाइज मैग्नेटिक मोमेंटम हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसके कैलकुलेशन के लिए आपको अपने माइंड में एक छोटे से फॉर्मूले को पुटअप करना है और वो फॉर्मूला है माइक्रोन इज इक्वल टू रूट अंडर n प्लस n इंटू n प्लस 2। ये छोटा सा फॉर्मूला है किस चीज को निकालने के लिए, मैग्नेटिक मोमेंटम को निकालने के लिए। तो इस फॉर्मूले को मैं एक क्वेश्चन में अप्लाई कर रहा हूं और क्वेश्चन है कॉपर आयंस, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। तो इसके लिए मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ किसका, कॉपर का, लेकिन यहां कॉपर नहीं है बल्कि कॉपर आयंस है। तो ये 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को आपको रिमूव करना है। ऐसे केस में यहां पर से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और यहां से 1, तो 10 में से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो टोटल बचेगा 9। अब हम लोग d ऑर्बिटल्स पे बात करेंगे और d में टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और ये 5 ऑर्बिटल्स में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 9 है। ये 9 को मैं अरेंज करने जा रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये जो बचा ये आपका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बाकी को आप देख लो, यहां पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहां पे अनपेयर्ड है। इस फॉर्मूले में मैं आपको बता देता हूं कि n रिप्रेजेंट करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। तो गाइज आप समझ चुके हो फॉर्मूला, तो इसको आप जानते हो कि इसके केस में टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, बाकी सारे पेयर्ड होंगे। तो इस केस में n का मान मैं 1 पुटअप करूंगा और इस फॉर्मूले में पुटअप करके मैग्नेटिक मोमेंटम कैलकुलेट करूंगा कॉपर का। तो मैंने इसे अप्लाइड कर दिया और अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस 2 टोटल हो जाएगा 3, 2 प्लस 1 3 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 और रूट अंडर 3 का मान क्या होता है 1.732। आ गया आपका आंसर किसका, कॉपर आयंस का क्या, मैग्नेटिक मोमेंटम। लेकिन इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें डायमैग्नेटिक आ रहा था और डायमैग्नेटिक का मैग्नेटिक मोमेंटम 0 आ रहा था। तो ये कैसे पॉसिबल है, इसकी पॉसिबिलिटी के लिए मैं आपको क्या दे रहा हूं, Cu2+ की जगह पे Cu1+।
Cu1 प्लस में आप क्या देख रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s एंड 3d। 4s में 1 इलेक्ट्रॉन और 3d में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां पे कितना है, Cu1 प्लस, और 1 प्लस के केस में आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे s से, तो d में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, d में टोटल इलेक्ट्रॉन बचेंगे 10, और 10 इलेक्ट्रॉन अगर आप इसमें डालते हो तो 10 इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पेयर्ड में होंगे। मैं डाल के दिखा दे रहा हूं आपको। इस केस में जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं कि n का मान क्या हो जाएगा, तो जवाब है 0। क्यों 0 हुआ, क्योंकि n किसको रिप्रेजेंट कर रहा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। तो यहां देखो ये पेयर्ड, ये पेयर्ड, ये पेयर्ड, ये पेयर्ड, ये पेयर्ड, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो n का मान क्या होगा, 0। और अगर n का मान 0 हुआ तो इस फॉर्मूले में अगर मैं इसको पुटअप करता हूं तो वैसे केस में आप देखोगे क्या हो जाएगा, 0 0 प्लस 2, तो 2 इंटू 0 इज इक्वल टू क्या, 0। तो मैग्नेटिक मोमेंटम यहां पे क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह के क्वेश्चंस को पहले आप इस तरह से कैलकुलेट करके आप इसको कंसीडर करोगे और खुद मैग्नेटिक मोमेंटम इजी वे में आप निकाल सकते हो। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देने जा रहा हूं जिसे आपको बनाने हैं Fe2 प्लस और Fe3 प्लस। ये दो क्वेश्चन हैं जिसे आपको बनाना है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंटम क्या आ रहा है, Fe2 प्लस का और Fe3 प्लस का।